आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। जितने भी रेडियोलॉजी के छात्र हैं सबको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, और वो चीज है कि रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। तो आप लोग एक चीज तो जानते हैं कि बायोलॉजिकल इफेक्ट कैसे होता है। ये मैं पहले बताया हुआ हूं कि ये जो रेडिएशन हैजार्ड होता है ये सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजिंग रेडिएशन से होता है। आयोनाइजेशन, ठीक है। आयोनाइजेशन क्या चीज से डेवलप किया? आयन से। जब रेडिएशन एक लिविंग सेल पर पड़ता है तो उसमें होगा क्या? आयोनाइजेशन होगा, यानी कि उसके अंदर, सेल के अंदर के वाटर को वो तोड़ सकता है ना। साइटोप्लाज्म को तोड़ेगा, साइटोप्लाज्म में वाटर है, तोड़ेगा, हाइड्रोजन को अलग करेगा, ऑक्सीजन को अलग करेगा। ये जो तोड़ने वाली क्रिया है इसी को आयोनाइजेशन कहते हैं, और इसी में आयन्स तैयार हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, ठीक है। और जो फ्री रेडिकल का डेवलपमेंट होता है वो फ्री रेडिकल ही नुकसान पैदा करती है सेल में, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन को फाड़ दे, रप्चर कर दे, चाहे वो डीएनए को डैमेज करे। ये सारी चीज आप लोग बहुत डीपली जानते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो रेडिएशन है ये क्या है? ये रेडिएशन, मेरे चारों तरफ रेडिएशन है। लाइट रेडिएशन, मोमबत्ती जलाया उसमें से रोशनी, वो भी रेडिएशन। रेडिएशन से तो हम लोग घिरे हुए हैं, लेकिन रेडिएशन के दो टाइप, एक आयोनाइजिंग और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग टाइप ऑफ रेडिएशन, ठीक है। जिस भी इक्विपमेंट में आज रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में ज्यादातर ऐसे इक्विपमेंट आ चुके हैं जिसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जैसे कि एमआरआई, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ये सबसे जो भी रेडिएशन निकले, है ना, जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड वेव कहते हैं या रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव कहते हैं, ये सब में पढ़ने से हम वो सबको जब इंटरेक्ट करते हैं ये सब हमारे सेल से, तो आयोनाइजेशन नहीं होता। तो उस तरह के रेडिएशन जिससे आयोनाइजेशन नहीं हो वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होगी, ठीक है। अब रही बात की जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो एक तरफ तो इमेज लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है, दूसरे साइड वो बीमारी को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, है ना, कई सारे हैं। कुछ रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होता है, कुछ न्यूक्लियर मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, और जो मैन मेड एक्सरे है वो सीटी स्कैन और एक्सरे में इस्तेमाल किया जाता है। इसके रोल बीमारी को ट्रीट करना भी है और इमेज लेना भी है। अब रही बात कि यहाँ पे सवाल ये होता है कि अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, हमारे पेशेंट के शरीर के लिए नुकसान पैदा करता है, तो वो कितना ज्यादा नुकसान पैदा कर सकता है, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन के कारण जो इंजरी होती है वो बहुत तरह की हो सकती है ना। इंसान के बॉडी में वो जो रेडिएशन का इफेक्ट पड़ेगा इंसान पे, तो बहुत तरह की इंजरी होगी। और कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं रेडिएशन से, है ना। जैसे चोट लगने से कुछ स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है, जैसे हमारा ये गाल,
इस पर अगर मारेंगे तो ज्यादा कस के चोट लगेगा, लेकिन अगर मैं यहां पर हिट करता हूं तो कम चोट लगेगा। इसी तरह जो रेडिएशन है किसी किसी ऑर्गन पे, ऑर्गन उससे ज्यादा सेंसिटिव है और ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आईज हो गई, आंख, है ना, आंख हो गया, थायराइड ग्लैंड्स हो गया, फिर गोनैड हो गया। तो ये सब चीज के लिए खास प्रिकॉशन तो लेकर के चलना है, ठीक है। अब हम लोग सॉर्ट करके अलग अलग पढ़ते हैं कि किस किस तरह के रेडिएशन की इंजरी, किस किस तरह के रेडिएशन की इंजरी हो सकती है। सबसे पहली जो इंजरी हो सकती है वो चमड़ा पे हो सकती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं इंजरी टू स्किन। इंजरी टू स्किन, है ना, जो चमड़ा है सुपरफिशियल, है ना, ऊपर में स्किन है, इसमें इंजरी होगी। इपिडर्मिस में जब एक्सपोजर पड़ता है रेडिएशन का, ठीक है, लो पावर का रेडिएशन जैसे बीटा रे हो गया या लो एनर्जी फोटोन हो गया, ये आसानी से स्किन को इफेक्ट कर सकती है और उसमें इंजरी पैदा कर सकती है। दूसरा जो इफेक्ट हो सकता है वो इफेक्ट ब्लड को बनाने वाला ऑर्गन, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, ठीक है। और रेडिएशन डिस्टर्ब कर सकता है फंक्शन को बोन मैरो के। बोन मैरो से ही ना ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो रेडिएशन प्रभावित कर सकती है, इफेक्ट पैदा कर सकती है हमारे बोन मैरो में भी, और जिसके कारण क्या होगा कि उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जब बोन मैरो की इंजरी हो जाएगी, जो बोन मैरो इंजरी हो जाएगा, तो बहुत सारी हेमोलाइटिक डिजीज डेवलप करने की संभावनाएं बन जाती है, ठीक है। कुछ केसेस में पेशेंट एनेमिक हो सकते हैं, और कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि जो अनलक्की होंगे, अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी हो सकता है कि बोन मैरो इफेक्टेड है तो हो सकता है कि पेशेंट ल्यूकेमिया से सफर कर जाए। ल्यूकेमिया का मतलब आप जानते हैं कि ब्लड कैंसर हो सकता है। कभी कभी बोन मैरो ब्लड को ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा रेडिएशन के इफेक्ट के कारण, है ना। कब? जब रेडिएशन का इफेक्ट किडनी पे हो। किडनी सिर्फ सिक्रीटरी नेचर का नहीं है, किडनी का काम क्या है कि यूरिन का निर्माण करना, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक काम और है, वो क्या है, इरिथ्रोपोएटिन का निर्माण, सिक्रीट करना। और ये इरिथ्रोपोएटिन ही ट्रिगर करता है, बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है ब्लड बनाने के लिए। तो सपोज दैट किसी की अगर किडनी डैमेज होती है रेडिएशन के कारण, तो वो आदमी एनेमिक धीरे धीरे होना स्टार्ट करेगा। आपके पास घर में फैन है, स्विच भी है, सारी चीज सही है, लेकिन आप जब तक उठ करके जाएंगे और स्विच दबाएंगे नहीं, पंखा चलेगा नहीं। वही चीज है, जब तक इरिथ्रोपोएटिन का सिक्रीशन नहीं होगा, वो बोन मैरो को ट्रिगर नहीं करेगा कि तुम रेड ब्लड सेल्स बनाओ, है ना, वो नहीं बना पाएगा इरिथ्रोपोएटिन के बगैर। तो ब्लड को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्या चीज, इरिथ्रोपोएटिन का। और जब, यकीन मानिए, जब किडनी डैमेज होगी तो वो इरिथ्रोपोएटिन जाएगा ही नहीं, स्विच ऑन करेगा नहीं। हेल्दी बोन मैरो होने के बावजूद आप पेशेंट के शरीर में वो आदमी को ब्लड नहीं बनेगा। एक छोटा सा मैं मिसाल देता हूं, ये रेडिएशन से संबंधित नहीं है। किडनी डिजीज के कारण भी इरिथ्रोपोएटिन का फॉर्मेशन नहीं होता। आप देखिएगा बहुत से लोगों का जब किडनी डैमेज हो जाता है ज्यादा,
तो डॉक्टर बोल देता है कि अब इसको डायलिसिस होना चाहिए। तो डायलिसिस पे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बाहर से इरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे पैंक्रियाज जब इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या करना होता है, इंसुलिन का बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ता है, ठीक है ना, तभी शुगर के लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। सिमिलरली अगर इरिथ्रोपोएटिन बनना बंद हो जाए तो उसके ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन को स्टिमुलेट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, ठीक है, क्या चीज का इस्तेमाल किया जाएगा, इरिथ्रोपोएटिन विच इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड। वो इरिथ्रोपोएटिन सिंथेटिक होगा, ठीक है, और उसको दिया जाएगा और वो उसी तरह का काम करेगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि इरिथ्रोपोएटिन के कारण जो है ये रेडिएशन के कारण कैंसर भी हो सकता है। ये कैंसर को कॉज करने वाला एक फैक्टर है ना, जिसके कारण मेलिग्नेंसी हो सकती है। देखिए कैंसर के बारे में क्या बोलता है, कैंसर के बारे में बोलता है देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर। रेडिएशन पड़ने से जरूरी नहीं है कि कैंसर हो जाए, सिगरेट पीने से कैंसर हो जाए कोई जरूरी है, प्लास्टिक में चाय पीते हैं, ठीक है, उससे गारंटी है कि कैंसर हो जाए, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये सारी चीज में टॉक्सिसिटी है ना, उसमें वो कार्सिनोजेनिक कोई चीज ले लें, कंज्यूम कर लें, या ऐसे बर्तन में हम गर्म करके चाय पिए जो प्लास्टिक का बना है, तो वो कैंसर कोजिंग उसके अंदर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है और इंसान को कैंसर हो सकता है। तो वही बता रहा हूं कि कैंसर इट मे बी पॉसिबल कि वो व्यक्ति को हो जा सकता है, क्योंकि कैंसर पैदा करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर रेडिएशन भी है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम होता है जो बहुत पहले होता था, जो लोग फ्लोरोस्कोपी का इस्तेमाल करते थे। फ्लोरोस्कोपी का मतलब डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी और एक होता है इनडायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी। डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है कि आप डायरेक्ट एक स्क्रीन को देखते हैं, एक फ्लूरेसेंट स्क्रीन को देखते हैं, जिस पे बॉडी के पेशेंट के बॉडी के अंदर के लंग्स को देख सके, इंटेस्टाइन को देख सके, लेकिन जब तक रेडिएशन उसके बॉडी पे पड़ रहा है वो आता है फ्लोरोस्कोपी स्क्रीन से टकराता है, और फ्लोरोस्कोपी स्क्रीन को जो बंदा देख रहा है उस स्क्रीन से निकलने वाले रेडिएशन आपके आंख पे पड़ेंगे। तो एक जमाना ऐसा था जो कम उम्र का डॉक्टर 40 साल 45 साल है ना, वो लोगों को कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद होने लगा था। आज उसका रेट घट गया है। क्यों घटा, इसलिए घटा क्योंकि उस चीज से बचाव हो गया। आज का फ्लोरोस्कोपिक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह आप नेट के जरिए भेज भी सकते हैं, और आपके आंख में रेडिएशन भी नहीं लगेगा। एक साथ अलग अलग एंगल से 20 आदमी भी खड़े होकर के एक टेलीविजन मॉनिटर पे उस चीज की मॉनिटरिंग या देख सकते हैं। लेकिन पहले जो फ्लोरोस्कोपी होता था वो आदमी को एकदम सामने होना चाहिए था, उसके आजू और बाजू वाला कोई नहीं देख सकता, ठीक है। और एक चीज और, रूम को बहुत अंधेरा करना पड़ता था, ठीक है। हम लोग क्या है कि अभी जो स्क्रीन देख रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं या लैपटॉप देख रहे हैं, तो वो डे लाइट में भी देख लेते हैं, और नहीं देख पाते तो उसके लाइट को थोड़ा बढ़ा देते तो उसको भी देख लेते हैं। सनलाइट में देखने में थोड़ी सी परेशानी होती है, और यही है कि ये डे लाइट में भी फ्लोरोस्कोपी जो आंख में कैटरैक्ट करता था वो काम सही से नहीं करता था, रूम को हल्का अंधेरा करना पड़ता था, ठीक है। अब आते हैं एक और प्रॉब्लम, एक और हेल्थ में
दिक्कत करने वाला बात रेडिएशन से, वो क्या है कि जेनेटिक इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, जेनेटिक इफेक्ट तब होगा जब रेडिएशन जीन म्यूटेशन कर देंगे, है ना। और वो कहां करेंगे, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन ग्लैंड है, पुरुष में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरी, है ना। तो उसका जो बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा, इसके कारण वो तो नहीं सफर कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा, आने वाला जो होगा, वो उससे प्रभावित हो सकता है। तो ये आप देखिएगा कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था हिरोशिमा में, तो उसका प्रभाव अभी तक हो रहा है ना। तो वो क्या किया कि वो जेनेटिक इफेक्ट के रूप में अब हम उस चीज को देख रहे हैं। अब होता है कि रेडिएशन का दो तरह का इफेक्ट देख सकते हैं। एक जो अर्ली इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, अर्ली इफेक्ट के पहले हो जाए, और लेट इफेक्ट जो बाद में हो। ठीक है, तो अर्ली इफेक्ट ऑफ रेडिएशन में क्या होगा, आयोनाइजिंग रेडिएशन के कारण बायोलॉजिकल हैजार्ड हो सकता है ना। जो पहले होगा उसको अर्ली इफेक्ट कहेंगे, है ना। और जो कुछ महीनों बाद नजर आता है तो उसको हम लोग कहेंगे लेट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, कुछ बॉडी का पार्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, आपको मैंने शुरू में भी बताया, जैसे कि गोनैड हो गया, थोराइड हो गया, लिम्फ नोड हो गया, नर्व के टिश्यू हो गए, ये सब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है रेडिएशन से। ठीक है, कोई भी बॉडी का ऑर्गन जब इफेक्टेड हो जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशन से, तो उसमें फ्री रेडिकल डेवलप करता है, जैसे कि मैंने बिगिनिंग में भी बताया। तो वो फ्री रेडिकल क्या करते हैं कि वो डैमेज करते हैं। रेडिएशन का जो इफेक्ट होता है उसको स्टडी किया जाता है ऑर्गन वाइज, हर ऑर्गन में, और डोज वाइज, कितने डोज पर कितना इफेक्ट और किस ऑर्गन में कैसा इफेक्ट। ठीक है, तो रेडिएशन का इफेक्ट ऑफ रेडिएशन व्हेन we study in different type of organ, what we observe some effects which are very early type of effect, we can, in another word we can say acute effect, है ना। and another one is the late effect, जो कि ज्यादा पुराना इफेक्ट हम लोग उसको बोल सकते हैं। सबसे पहला आते हैं अर्ली इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन का जो सबसे अर्ली इफेक्ट होगा रेडिएशन का, अर्ली इफेक्ट रेडिएशन का इंस्टेंट इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे ही एक्सपोजर दिया जाएगा तो पेशेंट को होगा रेडिएशन सिकनेस। रेडिएशन से जो सिकनेस होता है उसको कहते हैं क्या, रेडिएशन सिकनेस। ठीक है, वो रेडिएशन सिकनेस होगा। रुक जाइए, हम जरा सा हाँ, तो मैंने ये बताया कि अर्ली इफेक्ट में स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि अर्ली इफेक्ट में क्या होगा कि रेडिएशन सिकनेस हो जाता है, और अर्ली इफेक्ट में रेडिएशन के कारण सिकनेस, स्किन में रिएक्शन जैसे कि डर्मेटाइटिस, इरिदिमा और कुछ अदर टाइप का एक्यूट रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्यूट या अर्ली रेडिएशन का इफेक्ट जो होता है उसमें कई तरह के सिंड्रोम डेवलप करने लगते हैं। ठीक है, पहला है प्रोड्रोमल रेडिएशन सिंड्रोम, दूसरा है सेरेब्रोवास्कुलर सिंड्रोम, तीसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम, और चौथा है हेमेटोपोएटिक सिंड्रोम। तो सबसे पहला यह समझिए कि सिंड्रोम क्या है, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, वो कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स नजर आने लगता है। यहां पर कई तरह के सिंड्रोम में डिवाइड किया गया है रेडिएशन के
इफेक्ट के कारण कई तरह के सिंड्रोम्स डेवलप करते हैं कुछ पार्टिकुलर अंग के प्रभावित होने पर। ठीक है, सबसे पहले प्रोड्रोमल रेडिएशन सिंड्रोम। ये प्रोड्रोमल रेडिएशन सिंड्रोम क्या है? ये सिंड्रोम डेवलप करता है पेशेंट में जब वो उस पे रेडिएशन पड़ेगा, ठीक है, और कुछ अमाउंट का जो रेडिएशन डोज पड़ता है पेशेंट पे, जब वो इरिटेटेड होता है ना, तो वो केवल 5 से 15 मिनट काफी है, वो अपने सिंड्रोम को दिखाने लगता है। यहाँ पे रेडिएशन की जो रिएक्शन होते हैं वो तेजी से बढ़ते हैं आगे। शुरू के 5 मिनट में तो उसका सिंड्रोम डेवलप करेगा ही, आगे ये पीक लेवल तक जाएगा, 30 मिनट लगाता है। 30 मिनट में ये सिंड्रोम और ज्यादा दिखाई देने लगेंगे। पेशेंट में जो रिएक्शन है ये परसिस्ट करेगा आने वाले कुछ दिनों तक, और ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग समझ सकते हैं, ये प्रोड्रोमल सिम्टम्स में अर्ली इफेक्ट जो होगा वो काफी फेटल होता है। फेटल यानी कि जानलेवा हो सकता है। जैसे कि जानलेवा में क्या क्या होगा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का सिंड्रोम हो सकता है, वस्कुलर सिंड्रोम हो सकता है। प्रोड्रोमल सिंड्रोम के कारण एप्लेसिया, एनीमिया और हेमरेज जैसी शिकायत को नोट किया गया और देखा गया, जो कि बहुत खतरनाक है और ये अर्ली स्टेज में हो सकता है। ठीक है ना? तो प्रोड्रोमल सिंड्रोम में क्या क्या आएगा? एप्लेसिया, एनीमिया और हेमोरेज। दूसरा जो सिंड्रोम मैंने बताया था वो है सेरेब्रोवस्कुलर सिंड्रोम। सेरेब्रो यानी कि मस्तिष्क, है ना, और ब्लड वेसल से रिलेटेड। इसमें क्या है कि बॉडी में जब 100 ग्रे यानी कि 1000 रैड जब रेडिएशन पड़ता है तो इसके कारण जो है इंसान की जो ऑर्गन की टिश्यू है वो मरने लगती है इतने रेडिएशन में। ठीक है, और ये जो रेडिएशन है हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन सिस्टम को सीरियसली डैमेज कर सकते हैं। काफी है इतना। जब सेरेब्रोवस्कुलर सिस्टम डैमेज होता है तो इसके कारण डेथ हो जाएगा। क्या चीज का? नर्व सेल का डेथ होने लगेगा, और सिम्टम जो डेवलप करेगा उसमें नौजिया होगा, यानी कि उल्टी की टेंडेंसी, वॉमिटिंग होना। सिम्टम में लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा अपने बॉडी के ऑर्गन से, या किसी को समझ नहीं पाएगा। मस्कुलर मूवमेंट उसके गड़बड़ाएंगे। रिस्पिरेटरी डिजीज डेवलप करेगी, यानी कि सांस लेने में उसको दिक्कत हो सकती है। अगर वो सरवाइव कर रहा है तो सांस देखिएगा कि उसमें सांस लेने की दिक्कत हो गई, फिर डायरिया जैसा डेवलप प्रॉब्लम हो गया, सीजर होने लगा, तो और फाइनली धीरे 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 कंडीशन वर्स्ट होते होते इंसान की मृत्यु हो सकती है। इंसान की क्या हो सकती है? मृत्यु होती है। अब आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम में। इसमें भी जाहिर है सिंड्रोम है तो बहुत सारी बातों को देखा जाएगा। तो ये सिंड्रोम डेवलपमेंट होता है कहां से? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज के कारण। जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एरिया जो है ज्यादा रेडिएशन के एक्सपोजर पड़ने से डैमेज होते हैं, और कितना? 10 ग्रे या 1000 रैड गामा रेडिएशन किसी व्यक्ति पर, या उसके इक्विवेलेंट रेडिएशन का लेवल, आयोनाइजिंग रेडिएशन का लेवल किसी को पड़ता है तो यहां पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन में, तो ये सिम्टम्स कुछ नजर आएंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक होगा सिम्टम्स का उसमें फिर नौजिया, वॉमिटिंग, क्योंकि ये तो जीआईटी से रिलेटेड है, और बहुत लंबे समय तक उसको डायरिया का प्रॉब्लम होगा, है ना। उसका लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा, भूख मर जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज डेवलप करेगी। ठीक है, और लेथार्जी भी हो जाएगा, थोड़ा लेजी टाइप का महसूस करेगा। ज्यादा समय तक अगर किसी को डायरिया एक्सटेंड करता है तो उसके लिए खतरनाक हो जाता है। डिहाइड्रेशन होगा, इंसान कमजोर हो जाएगा,
पूरा एग्जॉस्ट कर जाएगा, एकदम थक जाएगा और उसके अंदर की एनर्जी कम हो जाएगी और उसकी मृत्यु होने का कुछ दिन में संभावना बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये जो सिम्टम को देखा जाता है, इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना जरूरी है अगर पेशेंट को बचाना है तो। नेक्स्ट है हेमोपोएटिक, हेमोपोएटिक सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? हेमोपोएटिक सिंड्रोम। हेमोपोएटिक सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जो ब्लड रिलेटेड होगा और ये 3 से 8 ग्रे या 300 से 800 रेड रेडिएशन डोज डैमेज करता है हेमोपोएटिक सिस्टम को, जो फॉर्मेशन करते हैं डब्ल्यूबीसी को और आरबीसी को और प्लेटलेट को। ठीक है, तो ये सब बनना बंद होने लगेगा। इस कंडीशन में पेशेंट एनेमिक हो जाएगा और उसको हफनी का प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। पेशेंट सफर करेगा ब्लीडिंग डिसऑर्डर से भी, प्लेटलेट भी घट जाएगा तो उसको ब्लीडिंग होगी तो रुकने का नाम नहीं लगी, ब्लीडिंग भी हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज जो है इनएफेक्टिव डिजीज जो है, यहां पर लैक हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी की कमी होने लगेगी। ठीक है, हेमोपोएटिक डिसऑर्डर के कारण नेक्रोसिस होने लगेंगे, सेल मरने लगेंगे, इन्ने उन्ने का सेल क्या होगा? मरेगा और ये काफी जानलेवा हो जाएगा और कॉजिंग डेथ, इसके कारण मृत्यु हो सकती है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में लेट क्रोनिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर आता हूं और लेट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन का बताऊंगा। अभी मैंने बताया है क्या चीज के बारे में? अर्ली इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन का जो पहला प्रभाव है वो जो आंख से नजर आएगा पेशेंट पे रेडिएशन पड़ने के कुछ समय बाद, के कुछ समय और कुछ देर बाद, और साथ में रेडिएशन डोज भी उसमें रिस्पॉन्सिबल है कि कितना रेडिएशन पड़ा और कितना ज्यादा वो प्रभावित किया और अलग अलग जगह पर कितना वो इफेक्टेड करता है। ठीक है, इसके साथ ही